हेलो एवरीवन। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव्स एंड एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक तरंगों में ऊर्जा संचरण तथा ऊर्जा घनत्व या प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी डेंसिटी। जब तरंग किसी माध्यम के एक दिशा में संचरण करती है तो माध्यम के कण कंपन गति करते हैं। माध्यम के कणों की ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, आने वाली तरंग द्वारा प्रदान की जाती है। यह ऊर्जा तरंगों द्वारा स्रोत से प्राप्त होती है, अतः तरंग की ऊर्जा माध्यम के कणों को दी गई ऊर्जा से ज्ञात की जा सकती है। माना स्थिति x पर व समय t पर तरंग के विस्थापन का समीकरण है y = a sin ओमेगा t - x अपॉन v, जहाँ कण का वेग del y बाई del t = इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t - x अपॉन v के बराबर होगा। त्वरण के लिए हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो त्वरण आ जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर = -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t - x अपॉन v और दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि वाई किसके बराबर था हमारे पास a साइन ऑफ ओमेगा t - x अपॉन v के बराबर। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। यदि माध्यम के एकांक आयतन में कणों के द्रव्यमान रो है अर्थात माध्यम का घनत्व रो है तो एकांक आयतन में कंपन कर रहे कणों की गतिज ऊर्जा E = हाफ ऑफ रो dy/dt होल स्क्वायर के बराबर होगी। समीकरण 2 से हाफ ऑफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t - x अपॉन v, जो कि समीकरण 4 से प्रदर्शित किया गया है। अब स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कंपित कण दोलक का अपनी माध्य स्थिति से y दूरी पर प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा U = 0 to y तक अगर हम ले जाएं किसी चीज़ को डिस्टेंस तक तो 0 to y फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो -f dy और दिस इज इक्वल टू -0 to y रो d2y अपॉन dt स्क्वायर इंटू dy के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 3 से हमारे पास u आ जाएगा। u = रो 0 to y ओमेगा स्क्वायर y dy और इसको लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर u = हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t - x अपॉन v, जो कि समीकरण 5 से दिखाया गया है। एकांक आयतन में कुल ऊर्जा E = EK + U के बराबर होगी और ये हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t - x अपॉन v। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। इसी तरह हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है, वो लिख देंगे यहाँ हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t - x अपॉन v के बराबर होगी। इज इक्वल टू दोनों को लिया कॉमन हो गया, इसमें हाफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉस स्क्वायर की तरह, जो ये हो गई वैल्यू 1। तो हमारे पास फाइनली आ गई प्रति एकांक आयतन में जो कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। यह समीकरण प्रगामी तरंग के ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थिर एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर ऊर्जा अभिवाह से व्यक्त की जा सकती है। हम जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित संचरित होने वाली तरंगें 1 सेकंड में अपने वेग v के परिमाण के बराबर आयतन में निहित हो जाती है। अतः एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित प्रति सेकंड संचरित होने वाली तरंग की कुल ऊर्जा P = E × v के बराबर होगी और ऊर्जा अभिवाह जो है P = हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर v वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यह ऊर्जा अभिवाह तरंग की तीव्रता को भी व्यक्त करता है। तरंग की तीव्रता I = हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर v के बराबर होगी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि तरंग की तीव्रता घनत्व रो दूसरा आयाम के वर्ग a स्क्वायर और आवृत्ति के वर्ग ओमेगा स्क्वायर के समानुपाती होती है। द्रव सतह पर तरंगें
गुरुत्व तरंगें एवं ऊर्मिकाएं, वेव्स ऑन लिक्विड सरफेस, ग्रेविटी वेव्स एंड रिपल्स। जब तरंगें द्रव सतह पर संचरित होती हैं तो इनका वेग गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृष्ठ तनाव दोनों पर निर्भर करता है। वे तरंगें जिनका आयाम तरंग दैर्घ्य से कम होता है उनका जो तरंग वक्र है चित्र में दिखाया गया है, जिसमें कणों की स्थिति वृत्त के रूप में प्रदर्शित की गई है। गति करते हुए ये अग्र दिशा में बढ़ते हैं। जितने समय में द्रव तरंग का प्रत्येक कण ऊर्ध्वाधर तल में वृत्त पूरा करता है उतने समय में लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी आगे बढ़ जाती है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तरंग का वेग ज्ञात करने के लिए माना तरंग गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ही अग्र दिशा में संचरित है। माना तरंग का वेग v है तथा तरंग कण t सेकेंड में r त्रिज्या का वृत्त पूरा करता है, तो b स्थिति पर तरंग कण का वेग v1 = v - 2πr/t के बराबर होगा। इसी प्रकार d स्थिति पर तरंग कण का वेग v2 = v + 2πr/t के बराबर होगा। b से d तक कण के वेग की पतन गुरुत्वीय क्षेत्र में h = 2r दूरी तक गिरने के कारण माना जा सकता है। न्यूटन के तीसरे समीकरण से v2 - v1² = 2g × 2r और 4gr समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो v + 2πr/t² - v + 2πt/r² = 4gr। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो v = 4grt/8πr और gt/2π। परंतु t समय में तरंग लैम्ब्डा दूरी तय करती है, इसलिए t = λ/v और v = g/2π × λ/v। गुरुत्व के कारण v = √g λ/2π। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार पृष्ठ तनाव तरंग के वेग पर प्रभाव डालता है। चित्र में द्रव के पृष्ठ पर दिखाया तरंग के ऊर्ध्वाधर खंड को दिखाया गया है। माना द्रव पृष्ठ पर स्थित q बिंदु पर तरंग का विस्थापन y = pq के बराबर है, क्योंकि ये तरंग हमारे पास जावक्रीय है। तरंग का समीकरण हो गया, इसलिए y = a sin 2πx/λ + θ, जो कि समीकरण 5 से प्रदर्शित किया गया है, जहाँ a तरंग का आयाम तथा थीटा कलन नियतांक है। अब गुरुत्व के कारण q स्थिति पर दाब में वृद्धि y ρg होगी तथा जहाँ पे जो रो है वो द्रव का घनत्व है। पृष्ठ तनाव के कारण q पर ऊर्ध्वाधर दिशा में दाब वृद्धि T/r होती है। p पर दाब वृद्धि p = y ρg - T/r के बराबर होती है, जहाँ पर r स्थिति q पर वक्रता त्रिज्य है तथा t द्रव का पृष्ठ तनाव है। 1/r = d2y/dt² और p = y ρg - T d2y/dx²। समीकरण 5 से d2y/dx² - 2π/λ² y के बराबर है। और समीकरण 5 इससे हम जब आगे लिखेंगे तो यहाँ y क्या आ जाएगा हमारे पास, p = y ρg + 4π² λ² y, या p = y रो कॉमन आ गया, g प्लस अब यहाँ से इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी इन दोनों में से, तो ये हो गया 4π² T/ρ। समीकरण 6 से स्पष्ट है कि q स्थिति पर पृष्ठ तनाव के कारण g के मान में 4π² T/λ² की वृद्धि होती है। यदि गुरुत्वीय आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के सम्मिलित प्रभाव के कारण तरंग वेग अगर हमारा v है तो v हो जाएगा v = λ/2π × अभी हमने वैल्यू निकाली है इसके साथ, तो इसके रख देंगे तो g + 4π² T/λ² और इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो λg/2π + 2πT/λ के बराबर होगी, जो कि समीकरण 7 से प्रदर्शित की गई है। अब हम कहते हैं कि इफ़ y = 0, अगर आपका लैम्डा 0 है तो लैम्डा 0 होगा तो v ∞ होगा, तथा अगर लैम्डा ∞ पे होगा तो v आपका 0 होगा।
अतः लैम्डा के दोनों चरम मानों के मध्य एक ऐसी स्थिति आएगी जब v का मान न्यूनतम होगा और लैम्डा की इस मान को हम क्रांतिक तरंग दैर्घ्य या क्रिटिकल वेवलेंथ कहते हैं। क्रांतिक तरंग दैर्घ्य पर लैम्डा g अपॉन 2 व 2 अपॉन लैम्डा रो परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे लैम्डा को, अब यहाँ पे अगर ये बराबर करेंगे तो ये जो हमारी लैम्डा वो हो जाएगी आपकी क्रिटिकल वेवलेंथ, इसलिए इसको हमने लैम्डा सी लिख दिया। तो लैम्डा सी इंटू जी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी इंटू रो, जहाँ पे लैम्डा सी जो है क्रांतिक तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ से लैम्डा सी आ गया 2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू जी, जिसको समीकरण 8 से व्यक्त किया गया है। अब v का न्यूनतम, v न्यूनतम भी आ जाएगी, ये हो गई हमारे पास लैम्डा सी जी अपॉन 2 वही लैम्डा की जगह लैम्डा सी लिख दिया, तो ये हो गई 4 अपॉन रो रेज टू 1/4 के बराबर। सबसे पहली स्थिति व्हेन लैम्डा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा सी, इस स्थिति में समीकरण 7 में वेग के व्यंजक में प्रथम पद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति में द्वितीय पद को प्रथम पद के सापेक्ष नगण्य माना जा सकता है। अतएव v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी अपॉन 2 अतः जब द्रव पृष्ठ पर तरंग का तरंग दैर्घ्य क्रांतिक तरंग दैर्घ्य से बहुत अधिक होता है, उस स्थिति में तरंग का संचरण केवल गुरुत्व बल के कारण होता है। इस प्रकार की तरंग को हम जो है गुरुत्वीय वेव कहते हैं। इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य के वृद्धि से तरंग वेग में वृद्धि हो जाती है। दूसरा केस व्हेन लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा सी, इस स्थिति में समीकरण 7 में व्यंजक के द्वितीय पद प्रथम पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इस स्थिति में प्रथम पद द्वितीय पद की अपेक्षा नगण्य माना जा सकता है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा जी। अतः द्रव पृष्ठ पर संचरित तरंग का तरंग दैर्घ्य जब क्रांतिक तरंग दैर्घ्य से कम होता है, उस स्थिति में तरंग का संचरण पृष्ठ तनावती के कारण होता है। ऐसी तरंग को रिपल वेव या कार्मिका वेव कहते हैं। इस प्रकार तरंगों का वेग तरंग दैर्घ्य, इस प्रकार की जो तरंगों का वेग है वो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि से हमेशा कम होता है।